सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। इरफान अहमद खान साहब हमारे साथ हैं। नाज़रीन, लोग समझते हैं कि शायद ईरान इसराइल की जंग जो है वो रुक गई है, मगर जो अभी ताज़ा इत्तला है, इसराइल दोबारा तैयारी कर रहा है और आने वाले दिनों में या किसी वक़्त भी कोई बड़ा हमला करने का प्रोग्राम बन चुका है। इसमें ये भी बताया जा रहा है जो सुप्रीम लीडर है ईरान की, उनकी जान को भी शदीद खतरा है। खान साहब, क्या सूरत हाल है अभी? देखें, जो जंगबंदी हुई थी वो अमेरिकन सदर के कहने पर फौरी तौर पर जंगबंदी की गई और ईरान ने भी उसको तस्लीम कर लिया। वो कोई मसले का हल नहीं था और हम मसले के हल के लिए ही वो कह रहे हैं कि 60 दिन के अंदर कोई ना कोई इसका हल जो है वो फाइनल हल तलाश किया जाए। अब जो जो वक्त गुजरता जा रहा है तो इस लड़ाई की बुनियाद या इस लड़ाई की वजूहात जो है वो सामने आती चली जा रही है। जो 13 अक्टूबर 2023 को इन्होंने हमला किया था, इसराइल पे हमला करवाया, दीवारें फैलानी हमास के लोगों ने, वो एक चाल थी जिसके अंदर तमाम ताकतें जो है, हम मुसलमान ताकतें या मुसलमान ममालिक या फलस्तीनी बेचारे जज्बे में आके नारे मारने वाली कौम जो है वो उसमें फंस गई और उसका नुकसान ये हुआ कि उसके बाद इसराइल ने अपनी जो असल में उनका प्लान था उसकी तरफ लंबा आगे बढ़ते चले गए और गजा का सारा इलाका आपने देख लिया कि क्या उसका हालत किया है लोगों को। अब उनको लोगों को असल मसला जो नजर आ रहा है वो ये सामने आ रहा है कि गजा को खाली करवाना चाहते हैं और गजा में जितने भी फलस्तीनी हैं उनको या तो वो मार देना चाहते हैं या उन्हें ये कह रहे हैं कि आप यहाँ से मूव कर जाएं, इस जगह को खाली कर दें। अब उसको जो हालत गजा की बनी पड़ी है उसके अंदर कोई आबादी होने वाली बात तो नहीं है। अगर वहां पे इसको दोबारा गिरा कर नया इलाका भी खड़ा करना है तो वो किस मुसलमान के पास इतनी ताकत है कि वो इसको खड़ा कर सकेगा? सिवाय तेल ममालिक के जो कि साथ अमेरिका के मिले हुए हैं, अमेरिका की मर्जी से उनकी वो इक़दामात उठाते हैं, वो तो इस इलाके को नहीं बनाएंगे और तो किसी मुसलमान मुल्क में इतनी जरूरत नहीं कि इस इलाके को दोबारा खड़ा कर सके। और जो इस इलाके में लोग बचे हैं उनको अभी कहा जा रहा है कि आप गजा के इलाके को खाली कर दें और इस जगह से चले जाएं। एक तरफ जो है दो रियासती ममलिकत का हल भी दायरे भी साथ लगाए जा रहे हैं, लेकिन साथ असल में जो असल कहानी वो भी चल रही है। अब जो टोनी ब्लेयर इंस्टीट्यूट है उसकी एक रिपोर्ट शाया हुई है फाइनेंशियल टाइम के अंदर, कल के फाइनेंशियल टाइम में, उसके अंदर बता रहा है कि ये टोनी ब्लेयर TBI इंस्टीट्यूट जो है ये $9,000 की ऑफर दे रहा है हर फलस्तीनी को जो इस इलाके में बच गए हैं कि तुम इस इलाके से चले जाओ और ये $9,000 ले जाओ। अब वो कहाँ जाएं ये उनको गरज नहीं है। वो कहते हैं अपने लिए पनाहगाह ढूंढ लो जहाँ पे तुम अपना सर छुपा लो, हम तुम्हें $9,000 जो है वो देने के लिए तैयार है। अब ये लाजमी बात है कि लंदन में बैठा हुआ एक इंस्टीट्यूट टोनी ब्लेयर, जिसने इराक की तबाही के अंदर बहुत बड़ा हाथ था उसका कि वो वज़ीर आज़म था, अब इन्हीं की तरफ से ये चाल चली जानी कि भाई गजा को खाली करवा लिया जाए, लोगों को $9,000 दे जाए, उसके पास पैसा कहाँ से आया? ये लाजमी एक इंटरनेशनल जैसा कहना चाहिए धोखा है फलस्तीनियों के साथ किया जा रहा है, जिसमें ये सब ममालिक जो है मगरबी दुनिया शामिल है। और बात को वो खोलते इसलिए नहीं है कि भाई मुसलमान ममालिक को तक बात जाएगी तो वो हो सकता है वो कोई इसकी मुखालफत शुरू हो जाए, कोई यूनाइटेड नेशन में चला जाए, कोई इस्लामिक काउंसिल में चला जाए, तो इसलिए वो बात को आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप खोलते चले जा रहे हैं। अभी इस कल की सीन के बाद $9,000 ले लो, गजा खाली कर दो, ये साफ क्लियर हो गया कि जो ऐलान बीच में ऐसे आते रहे हैं कि भाई गजा को खाली करवा लिया जाएगा, वहां इसराइलियों को आबाद किया जाएगा, उस बात में अब जो हकीकत नजर आनी शुरू हो गई है कल के कम से कम आर्टिकल पढ़ने के बाद। जी हाँ साहब, ये भी इस वक्त एक सोशल मीडिया पे खबर चलाई गई है कि जो सुप्रीम लीडर है उन्हें इसराइली गिरफ्तार करेंगे और हो सकता है या उनको कत्ल कर दिया जाए। आप देख रहे हैं आने वाले दिनों में कुछ इस तरह के रिजल्ट? देखिए, भाई कुछ नहीं है इसराइल से उसको जो हिमायत हासिल है सॉरी, अब तक उन्होंने जो बड़े बड़े लीडर हैं उनको मिलिट्री के या इंतजामिया के उनको हलाक कर दिया, तो इसको
रूहानी सरबराह को मारना को उनके लिए मुश्किल नहीं है, ईरानी सदर को मारना मुश्किल नहीं है। ईरानी सदर ने खुद कल एक इंटरव्यू में कहा है कि मेरे पर अटैक हो चुका है और मैं बाकी हूँ, उसके अंदर इसराइलियों ने मुझे मारने की कोशिश की है। तो ये बात कोई नहीं है कि ये उनके जो प्लानिंग है उनके ज़हन में, जैसा कि मैंने कहा स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं, तो मुमकिन है उसका अगर उनके प्लान में ये बात हुई तो इसको कर गुजरेंगे। अच्छा हज़रत, थोड़ा सा आगे यूरोप की तरफ, कल रूस के सदर ने इंग्लैंड को धमकी दी है कि आप अपनी हरकतों से बाज आ जाए, अगर ना आए तो चाइना और दूसरे मालिक फिर आपको इसकी सज़ा मिलेगी। उसका खुलासा कुछ इस तरह था। और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि ये रूस से कंट्रोल नहीं हो रहा। कल मेरा जर्मन वज़ीर-ए-आज़म के भी कोई बयानात नज़र आ रहे थे कि जो सिविल लोग हैं उन पे बमबारी करके मारा गया, ये बहुत बड़ा जुल्म है। देखिए अब ये तो क्लियर हो गया है कि यूक्रेन के अंदर सिविल आबादी पर भी बमबारी की जा रही है। कीव के अंदर जो उनका दारुल-हुकूमत के अंदर जो बमबारियां की गई हैं उसमें बहुत से सिविलियन इलाके भी हैं और बहुत सारे सिविलियन जो है वो हलाक भी हुए हैं। और अब तो पिछले 2 रातों से जो कैफियत है उसके अंदर तो जैसे कहा जा रहा है कि अंदर तो बमबारी वाली बात है जो की जा रही है, जैसे मुल्क के ऊपर कब्जा करना मकसूद हो। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर यकीनन यूरोप जो है वो जो बढ़ता है, रूस अपने अज़ाइम के अंदर या अपनी कार्रवाइयों के अंदर और यूक्रेन के ऊपर कब्जा करता जाता है, तो फिर जाहिर बात है यूरोप में जर्मनी हो चाहे बरतानिया हो, वो सब के सब जो है वो इससे मोहतात होंगे या इस जंग को अपने सरों पर आता हुआ महसूस करेंगे। इसलिए कल भी जर्मन पार्लियामेंट के अंदर एक नया वो जो है आर्टिकल पेश किया गया है, एक मंसूबा पेश किया गया है पार्लियामेंट की मंजूरी के बाद, जिसमें वो फौरी तौर पर 60,000 अफराद की एक फौज जो है वो तैयार करना चाहते हैं। क्योंकि जो असल फौज है उसको बाहर तैयार करने में एक वक्त लगता है, तो वो कहते हैं कि फौरी तौर पर हम कुछ अपने फौजी जो है वो खड़े कर दें। उसके लिए उन्होंने 2,000 यूरो जो है उनका वो नेटो उस फौजी को दिए जाएंगे जो उसके अंदर फोर्स के अंदर शामिल होगा। तो इसी जाहिर है कि एक तैयारी है कि भाई क्योंकि जर्मनी के 1,82,000 उनके फाल फौजी हैं टोटल जर्मनी में, जिसमें से 49,000 जो है वो रिजर्व है। अब वो इस 49 में 60,000 की मजीद जो है वो इजाफा करने के बाद प्लान उनका ये है कि 2 लाख फौज जो है वो रिजर्व के अंदर रखी जाए। तो उसके लिए उन्होंने ये नई स्कीम निकाली है जिसमें वो 2,000 आप 6 महीने की ट्रेनिंग लेने के बाद आप अपनी आम जिंदगी का जो कारोबार कर रहे हैं वो करते रहें, लेकिन आपको 2,000 यूरो जो है वो माहाना ज्यादा मिलते रहेंगे कि आप उस फौजी सर्विस का हिस्सा बन जाएंगे, उस रिजर्व फौज में आ जाएंगे। तो इस किस्म की ऑफरें दी जा रही हैं। वो जाहिर बात है कि आपको जंग सर पर नजर आ रही है, तभी उसकी ये तैयारी की जा रही है। आप हमला ना भी करें, लेकिन अगर आप पर हमला होता है तो उसके बाद दिफा तो आपने करना है। हज़म, ये इंग्लैंड को जिस तरह धमकी दी कल पुतिन ने, और ट्रम्प भी आगे से इंग्लैंड के साथ है, अगर इंग्लैंड पे किसी वजह से हमला किया जाता है तो अमेरिका तो अकेला नहीं छोड़ेगा इंग्लैंड को। देखिए अमेरिका में जो भी हमला की जवाब दिया जाएगा या उस पर हमला किया जाएगा वो गुजरेगा तो या समुद्र में से होकर गुजरेगा या यूरोपीय यूनियन ममालिक के ऊपर से उतरेगा। तो फिर यह है कि यूरोपीय यूनियन तो उर्दन या कतर नहीं है कि वो इस बात की इजाजत दे दें कि हाँ जी हमारी फिजा की फेस को इस्तेमाल कर लो बरतानिया पर हमला करने के लिए। इसके लिए फिर जाहिर बात है कि एक ऐसे हालात पैदा हो जाएंगे जिसमें आलमी जंग की कैफियत पैदा हो जाए। अब इस जो धमकी दी गई है पुतिन की तरफ से वो तो सारों को दे रहा है धमकियां। अगर खास धमकी दी है बरतानिया का तो उसकी कोई ना कोई वजह होगी, कोई ना कोई ऐसी मालूमात उनके पास मौजूद होगी या कोई ऐसी उसने हेल्प की होगी जिसके लिए रूस अपने लिए उसको बहुत बड़ा खतरा समझता है। तो बहरहाल जो भी होगा, अगर ऐसा इकदाम उठाया गया तो वो फिर यूरोप मिलकर जो है उसका जवाब देंगे, खाली बरतानिया पर नहीं बात छोड़ दी जाएगी। चलते हैं थोड़ा सा पाकिस्तान। खासा जरदारी सदारत से कुछ इस तरह की खबरें हैं कि उसको फारग किया जा रहा है, फौज नाराज है। जरदारी वहां पे सदारत पे बैठा हुआ है या नवाज शरीफ को बना दें तो क्या फर्क पड़ता है वहां पे? देखिए वहां हालात जिस ताकत के कंट्रोल में है वो पूरे मुल्क के उन्हीं को मतलब उन्हीं की
कहने पर और उन्हीं के फैसलाजात पर मुल्क के सुखे चल रहा है। उसमें वजीर आजम की या सदर की कोई हैसियत नहीं है और उसमें ना वो इस पोजीशन में है कि वो उसमें कोई रुकावट डाल सके। तो इसलिए आप देख लें कि जो असल मसला वहां पर सिक्योरिटी का पैदा हो रहा है, जो परसों यूनाइटेड नेशन में तकरीर की है आसिम इफ्तिखार साहब ने, उन्होंने बकायदा नाम ले लेके बताया है कि भाई ये हमारी इंटरनल जो दहशतगर्द तंजीमें हैं या सिक्योरिटी के जो मुल्क बदमनी पैदा कर रही हैं, उनको वहां से अफगानिस्तान से सपोर्ट मिल रही है। बड़ी खुली तकरीर है उनकी जो उन्होंने की है। और इसीलिए अफगानिस्तान के अंदर बनू के इलाके के अंदर कल चौथी दफा ड्रोन हमला हुआ है। अब उसके बाद दोबारा कर्फ्यू लगा दिया गया है, शुमाली वजीरिस्तान में भी और जनूबी वजीरिस्तान में भी। सुबह 5 बजे से लेके शाम 7 बजे तक जो है वहां पर कर्फ्यू दोबारा लग गया है। इसका मतलब है कि ये वहां पर हालात जो है हालात से बाहर हो रहे हैं। अब इन हालात के अंदर आप चाहें कि सिविल गवर्नमेंट जो है उनकी बात चले और वो हुकूमत के फैसले करें, ये पाकिस्तान के हालात में मुमकिन नजर नहीं आता। इसलिए कि जिन्होंने मुल्क का दिफा करना है, जिन्होंने मुतासर होना है, डायरेक्ट जिस इदारे के लोग मर रहे हैं, उन्होंने अपनी ही बात मनमानी है और उसी को जो है सिविल हुकूमत ने फॉलो करना है। खासा ये आजकल आपने भी सुना है, पुलिस है, सीसीडी बड़े लोगों को गोलियां मार रही है। नॉर्मल तो अदालतों में जाना चाहिए, पर अदालतों का तो वजूद ही खत्म हो गया पाकिस्तान में। देखिए, ये जो सिक्योरिटी के नाम पे पाकिस्तान के अंदर जो है ना, वो आप जो भी कदम जो चाहे उठा ले, उसमें ना तो ये अदालतें मुदाखलत करती हैं, हमारी हायर कोर्ट जो है वो मुदाखलत करती हैं। वो कहते थे ये अमन अमान का मसला था, इसलिए हमने बंदों को मार दिया और ये शुरू से होता आ रहा है, ये कोई आज की बात नहीं है। तो इसलिए ये मामला कभी जोर पकड़ जाता है, कभी इस मामले में कमी आ जाती है। आजकल फिर ऐसी खबरें आ रही हैं जिसमें जोर पकड़ रहा है। उसकी वजह ये है कि भाई जो मुकदमा बना हुआ है आजकल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चल रहा है, जिसमें तौहीन मजहब के कई 100 बंदे जिन्होंने पकड़े हुए हैं, उसी कार्रवाई को खुफिया रख रहे हैं, उसको बाहर नहीं आने दे रहे। लेकिन जो क्लिप निकला है उसका कल की कार्रवाई का, जो हसन माविया जो ताहिर अशरफी का भाई है, उसकी और जज का जो दरमियान जो मुकालमा हुआ है, जिस तरह जज ने उसको खामोश करवाया है, ये सारे इनके जो हमायती है ये बाहर निकले हुए हैं और बाहर इस मुकदमे के ऊपर असरअंदाज होना चाहते हैं। इसलिए बाद साजिशों में इसकी तरफ से जो हरकतें हो रही हैं उसको रोकने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए जो है सीसीटीवी वाले जो है वो आजकल हरकत में आए हुए और इनके बंदों को मार रहे हैं। खासा ये जो अभी आपने तौहीन मजहब की बात की, वो तो बहुत बड़ा गैंग पकड़ा है इन्होंने हर जगह पे, और ये चीजें सामने आ चुकी कि ये जड़ी मुकदमात बने हुए हैं। तो बेगुनाह लोग, कोई ऑर्डर भी तो जारी किया जा सकता था ना कि इनको रहा किया जाए फौरी तौर पे। देखिए, अभी तो मुकदमा चला है और इसमें सबसे अफसोस की बात यह है कि FIA जो है वो मुलविस है। अब वो जज साहब ने कल भी ये कहा है कि भाई इसमें इतना कुछ मटेरियल है जो हुकूमत जो मतलब बायस शर्म है हुकूमत के लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी, कि पाकिस्तान की इसलिए उन्होंने कार्रवाई जो है वो खुफिया रखने का किया कि भाई आप इसको शाया नहीं कर सकते, इसकी तफसील नहीं बता सकते। न जाने किस तरह वो कल छोटी सी क्लिप जो है वो बनाने में वो कामयाब हो गए। तो ये बहरहाल एक गैंग है जो पकड़ा गया है। इन्होंने काफी अरसे से जो पाकिस्तान के महकूम तबकात हैं, छोटे तबकात हैं, उन लोगों को धमकाए रखा, उनसे पैसे बटोरते रहे, जहां से पैसे नहीं मिले उनको अंदर करवा दिया। अब ये गैंग एक बड़ा बन गया है और आपको याद है कि शकूर भाई को भी हसन माविया ही उनको शिकायत लगाने में मुलव्विस था, मुबारक सानी केस में ही हसन माविया मुलव्विस था। तो अब ये क्योंकि इनका दायरा कार और बढ़ गया पैसे के लालच में, तो अब इनका उस वजह से इन्होंने बहुत सारे कई 100 लोगों को जो सोशल मीडिया के थ्रू फंसा के तो वो उनसे पैसे कमाने की कोशिश की है। जिन्होंने दे दिए पैसे वो बच गए। अब उनकी फहरिस्तें भी कोर्ट में पहुंच गई हैं जिन लोगों ने पैसे दे के अपनी जान छुड़ाई है। तो अब देखें इस मुकदमे का बनता क्या है। तो असल में तो ये हुकूमत की कमजोरी है। जो FIA जैसा महकमा अगर इसमें शामिल हो गया तो लोग आंखें बंद करके काम करते रहते हैं और हुकूमत के जो आला अफसरान है उनकी तवज्जो से ये बात छुपी रहती है। ये एक अफसोसनाक पहलू है इस सारे मुकदमे का। खास इसके ताने बाने सुना कि यूरोप के और कई दूसरे ममालिक में मिलते हैं
और यहाँ से भी चलाया जा रहा था ये सिस्टम। तो ऐसे लोगों के मतलब आपका क्या ख्याल है कि यूरोपियन ममालिक को बताया जाएगा? देखिए, यूरोपियन ममालिक से ऐसी कोई मिसाल सामने नहीं आई, सिवाय इसके कि इन्वेस्टमेंट के लिए जो है इस किस्म की स्कीमें बात से चल रही थी, जिसमें फैसलाबाद की अहम शख्सियात भी शामिल है कि भाई वहां से सरमायाकारी के लिए गैर ममालिक से पैसा बटोरा जा रहा था। तौहीनी मजहब के नाम पे तो मेरे इल्म में नहीं आई, लेकिन अलबत्ता सरमायाकारी के चक्कर में, धोखे के चक्कर में लोगों से पैसा यकीन बटोरा गया। आखिर पे बड़ा अहम सवाल, 27 यूट्यूबर जो हैं जिससे मतीउल्लाह जान और साबिर शाकिर और बड़े-बड़े नाम आए हैं, उन पर पाकिस्तान अदालत ने फैसला किया है जी इनके ऊपर पाबंदी लगाई जाए। तो अदालत ने सिर्फ अपने तौर पे फैसला कर दिया, इनमें से किसी को भी नहीं बुलाया कि वहाँ पे आके कोई सफाई में कोई बात करनी चाहे? देखिए, अदालत तो सिर्फ तौहीन मजहब के तौहीन अदालत के चक्कर में बुला सकती है। इसके अलावा तो कोई ना कोई पटिशन दाखिल हुई होगी, चाहे वो किसी सरकारी एजेंसी ने की हो या सिक्योरिटी की एजेंसी ने की हो, कोई ना कोई हुकूमत के सामने पेश किया होगा, तभी अदालत ने ये ऐसा ऐलान जारी किया होगा। खुद तो सिर्फ तौहीन अदालत के तौर पर कर सकती है। हाँ, अगर इन यूट्यूब वालों ने तौहीन अदालत की है तो फिर उसकी बुनियाद के ऊपर उसने ऐसा फैसला दिया होगा, लेकिन आमतौर पर उसमें भी अदालतें पहले बुलाती हैं और उसके बाद फिर जो है वो कार्रवाई करने के बाद, सुनने के बाद दोनों पार्टियों को फिर ऐसे फैसले करती हैं। अब जो बात आप कर रहे हैं उसकी तफसील मेरे इल्म में नहीं है, इसलिए बहुत शुक्रिया। बहुत ना जी, तौहीन मजहब इतना खौफनाक इस वक्त पाकिस्तान में मंजर पेश कर रहे हैं कि कोई भी महफूज नहीं है वहाँ। किसी के ऊपर भी आप तौहीन मजहब का पर्चा डाल देते थे। अब ये ग्रुप पकड़ा गया है क्योंकि इतना स्लो काम हो रहा है। वो बेगुनाह बच्चे बच्चियाँ, बड़ी तादाद में ऐसे लोग जिनको मजहब का इल्म ही नहीं, वो भी जेल में बैठे हुए हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ ताकि और भी प्रोग्राम देखते रहें। सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। ना जी, यूरोप का सबसे बड़ा मसला है जो सियासी पनाह वाले यहाँ पे आ रहे और उनकी वजह से यूरोपियन भी इस वक्त परेशान भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, और सख्ती करने का प्रोग्राम बनाया गया। डिजिटल सिस्टम मुतारफ़ करवाया जाएगा, इस पर आज आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि कोई भी चीज़ यूरोप जो है वो अपनी सेफ्टी के लिए तैयार करता है, जो एजेंट हैं वो और रास्ते निकाल लेते। कल इस्लामाबाद में 6 लोग गिरफ्तार हुए पाकिस्तान, और उन्होंने बड़ी तादाद में जो अफ़गानिस्तान के लोग थे उनसे पैसे लिए, जाली स्पॉन्सरशिप किसी तरह बना के वो लोगों को यूरोप में भेजने के लिए इंतज़ाम कर रहे थे। कुछ 40 मिलियन के करीब उनसे रकम भी जो है बरामद हुई। और यहाँ पे यूरोप में ये मसला है, ये सिर्फ पाकिस्तान का प्रॉब्लम नहीं कि वहाँ से लोग आ रहे हैं, पूरी दुनिया से यूरोप में लोग आना चाहते हैं। यहाँ ज़ाहिर है अच्छी ज़िंदगी है, काफ़ी ज़बरदस्त किस्म का सिस्टम इन्होंने अपने लोगों के लिए बनाया हुआ है, क्योंकि हमारे लोग इस तरफ जा ही नहीं सके, ना हमने बनाया कोई इंसानों के लिए कि जहाँ पे कोई इंसानियत भी ज़िंदा हो। तो जो लोग भी यहाँ गैर कानूनी आना चाहते हैं उनके लिए रास्ते बंद करने का प्रोग्राम बना है। यूरोप के बॉर्डर हम आपको बताते रहते हैं कि बंद कर दिए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वाक़यात आए दिन ऐसे हैं कि कहीं से कितने लोग पकड़े गए, कहीं से कितने लोग पकड़े गए। अब जो यूरोप है उसने जी अक्टूबर से 2025 से पूरा जो यूरोप है, जितने भी यूरोपियन ममालिक हैं, इनके लिए जनाब अब डिजिटल जो सिस्टम है वो ऐसे होगा। थोड़ी सी उसकी तफसील आपको बता देते हैं ताकि जो भी ये जो जिनके पास यूरोपियन पासपोर्ट नहीं होंगे उनके लिए ये कवानीन होंगे। जिनके पास यूरोपियन पासपोर्ट है वो तो पहले ही आपको पता है कि यूरोप के किसी मुल्क में भी आप बगैर वीज़े के चले जाते हैं और कोई आपको पूछता नहीं है। लेकिन ये वो लोग हैं, जैसे हम पाकिस्तान की बात करें, जो पाकिस्तान से विज़िट वीज़े पे यहाँ पे आते हैं, 180 दिन या इससे ज़्यादा लोग भी रहते हैं कई। तो ये जैसे ही एयरपोर्ट पे उतरेंगे, अब इनको पासपोर्ट पे स्टैंप नहीं लगेगी।
वो ख़त्म कर दी जाए। पहले होता था, लोगों को बड़ा होता था कि मैं फ़लाँ मुल्क का वीज़ा लगवा के कोई स्टैंप लगवा लूँ, फिर दूसरे मुल्क में अप्लाई करना हो तो वो देखते हैं कि ये होके आया है तो दोबारा फिर मैं डंडी प्रोग्राम करूँगा। तो अब इन्होंने ये जो चीज़ है, वैसे इसलिए तो नहीं इन्होंने किया, ये तो हमारी सोच है। मैंने वैसे आपको बताया। अब जब आप एयरपोर्ट पे उतरेंगे यहाँ यूरोप के किसी भी एयरपोर्ट पे, तो आपका चेहरा जो है और फिंगरप्रिंट और चेहरा उसके उसे महफूज कर लिया जाएगा। उसको महफूज करने के बाद आप इंटर हो जाएंगे। आप इंटर हो गए और ये जो आपकी तस्वीर और ये फिंगरप्रिंट वगैरह जो भी होंगे वो 3 साल तक इनके पास महफूज रहेंगे। 3 साल तक आपका जो भी उन्होंने चेहरे वगैरह या जो भी तस्वीरें ली हैं वो महफूज रहेंगी, उसके बाद डिलीट हो जाएंगी। देखिए जो इसमें प्रॉब्लम है कि क्या इससे लोग रुक सकेंगे। अब ये जो लोग गैर कानूनी यहाँ पे आते हैं वो एयरपोर्टों पर तो कम ही आते हैं, आपको पता है। वो तो कोई डंकी लगा के इधर से आ रहा है, कोई इधर से आ रहा है, कोई लीबिया से आ रहा है, कोई यूनान में आ रहा है। यूनान पर बड़ा सख्त प्रेशर इस वक्त है और यूनान से फिर इटली, इटली से फिर कोई कहीं पे कोई कहीं पे। असल प्रॉब्लम ये है, इसके लिए हमने कल भी आपको बताया था कि बॉर्डर को बंद किया गया है और पोलैंड के बॉर्डर पे भी अब सख्ती कर दी गई है। इसी तरह जो हॉलैंड है उनकी पार्लियामेंट ने भी कहा कि इनको कंट्रोल करो। जर्मनी की पार्लियामेंट भी इसी पे लगी हुई है, इंग्लैंड की भी लगी हुई है, और भी ममालिक है वो इसी वजह से परेशान है कि इनको रोका कैसे जाए। इसमें क्या फ़र्क पड़ेगा कि आप जो भी लीगल आ रहा है उसको तो वैसे ही कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसे स्टैंप लगाओ या उसकी चेहरे की तस्वीरें लेते रहो। लेकिन जो गैर कानूनी तौर पर आ रहे हैं वो वैसे ही फिंगरप्रिंट यहाँ आके देते हैं। उनकी जो सियासी पनाह है वो किस तरह चलेगी, क्या हालात होंगे, ये तो आप सबको पता है, हम बताते रहते हैं। लेकिन जो असल प्रॉब्लम है, जो ईस्ट यूरोप से लोग आए हैं यहाँ पे, वो भी यहाँ आके क्राइम में मुलव्वस हो रहे हैं और नजायज़ कर रहे हैं। कल ही मैं देख रहा था कि हैम्बर्ग जो बड़ा रेलवे स्टेशन है वहाँ डकैती की वारदात हुई है। वो पता नहीं ट्रेन से पैसे निकाल के ले गए 5 मिलियन। 6 बंदे थे, 3 लोगों को ज़ख्मी भी कर गए। तो ये जो क्राइम है इनके ख्याल में इसमें इजाफा जो हुआ है वो गैर मुल्कियों की वजह से हुआ, तो इसमें कोई शक भी नहीं है। मैं देख रहा था जो रिपोर्ट थी नई, उसमें सबसे ऊपर सीरियन है, उसके बाद अफ़गानी है जो क्राइम में मुलव्वस है। और जर्मन बिल्कुल, अगर सीरियन 8000 है तो जर्मन 1000 है। ये मैंने मिसाल दी है, इतना फ़र्क है। अफ़गानी दूसरे नंबर पे जो क्राइम में मुलव्वस है। यहाँ पे यूरोप में इस वक्त सबसे बड़े मसले ये बने हुए हैं कि पार्लियामेंट में कल देख रहा था, जर्मन पार्लियामेंट में भी यही बातें उठ रही हैं कि इनको किस तरह कंट्रोल किया जाए। इसमें कामयाबी होती है या नहीं होती, लेकिन कमी हो रही है। मैं कल कुछ सोशल मीडिया पे वीडियो देख रहा था कि वो डंकी लगा के किस तरह लोग यहाँ पे पहुँचते हैं, किन हालात में यहाँ पे पहुँचते हैं डंकी लगा कर, और किस तकलीफ से यहाँ पे पहुँचते हैं। कई तो रो रहे थे, कई कह रहे थे हमें एजेंट जो है फलां बॉर्डर पे छोड़ गया है और अब हम 3 दिन हो गए हैं। कोई पानी की बोतलें दिखा रहा था, ख़त्म हो गया है, खुराक ख़त्म हो गई है। और कई कह रहे थे कि यहाँ एजेंटों के काबू में नहीं आना। ये वीडियो अरसद रात से आपको नज़र आ रही है सोशल मीडिया, लेकिन उसके बावजूद भी इस पर अमल नहीं है। बड़े लोग अपनी जान से भी जा चुके हैं, ख़त्म हो गए, रास्ते में गर्क हो गए, कोई समंदर में, कोई इधर। अब तो ये खबरें भी नहीं लोग देते क्योंकि उनको पता है कि इनका तो रोज़ाना का काम। हमारे क्योंकि मसाइल बहुत ज़्यादा है ममालिक के, गरीब ममालिक के, और अक्सरियत इनमें मुसलमान ममालिक की है जो यहाँ पे यूरोप में आना चाहते हैं। अब ईरान के लोग हैं, पिछले दिनों जंग लग गई, वो भी इसी तरफ आ रहे। फिर आपको पता गज़ा से जो लोग यहाँ पहुँचना तो मुश्किल है, रास्ते में रुकावटें लगाई जा रही है, किसी न किसी से इनको रोका जाए। शाम के लोगों को वापस जाने के लिए कहा जा रहा है
और मैं कल ही देख रहा था कि जर्मन की एक अदालत ने अफ़गानिस्तान के जो लोग हैं उनको कहा कि ये यहाँ पे आ सकते हैं, उन्होंने कोई केस मिस किया हुआ था। तो इससे मीडिया में भी खलबली मच जाती है कि पहले संभाले नहीं जाते और लोगों को आप यहाँ पे ला रहे हो, क्योंकि अफ़गानी कोई पता नहीं 47-48 हज़ार लोग हैं जो पाकिस्तान में हैं, उन सबको यहाँ पे लाना है इन्होंने। एक क्राइम की वजह से ये लोग खौफज़दा हो जाते हैं। ये कल का जो केस था, मेरा 13 लोग हैं फैमिली के या इससे ज़्यादा हैं, मुझे अब याद नहीं, तो वो अपना फरवाल्डन गरीब ने कहा जी इनको यहाँ पे स्टे मिलना चाहिए और कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह के जो मसले बने हुए हैं, अगर तो आप पुरअमन तरीके से यहाँ पे रहें, काम भी करें और फिर अपना सिस्टम भी चलाएं, तो मेरा ख्याल इससे बड़ी कामयाबी कोई नहीं है। लेकिन यहाँ पे आके इनकी लड़कियों को, ख़वातीन को फिर रेप, फिर उनके साथ गलत काम और फिर छेड़खानी करनी, इससे ये लोग बड़े परेशान हैं। आपको मैं बताता रहता हूँ, स्विट्ज़रलैंड तो स्विमिंग पूल पे गैर मुल्कियों पे पाबंदी लगा दी। अब जर्मनी में भी आवाज़ उठ रही है और मैं कल ही सोच रहा था कि ये गैर मुल्कियों को एक दिन दे देना चाहिए, तो उस दिन आके आप स्विमिंग पूल पे अपने मज़े शज़े लो, फिर कोई भी नहीं जाएगा। ये जाते इसी वजह से कि वहाँ जर्मन लड़कियाँ होती हैं और जर्मन ख़वातीन होती हैं और कोई मकसद नहीं होता। अक्सर का यही ज़हन में होता है। बहुत कम होते हैं जो हमारे लोग हैं जिनको ये शौक़ है, क्योंकि आप सबके इल्म में है हमारे मामलात और हैं, लेकिन ये लोग कितने परेशान हैं गैर मुल्कियों की वजह से, उसका अंदाज़ा आप यहाँ से लगा लें कि ये जो स्विमिंग पूल वाली मैंने बात बताई है, कभी ये बातें आपने सुनी नहीं होगी जो यूरोप में अरसा दराज से रह रहे हैं। तो वहाँ एक वारदात होती है, उनकी नज़र में ये सारे लोग जो है फिर इसी तरह क्रिमिनल नज़र आते हैं। तो पुरअमन तरीके के साथ जिस मुल्क में जाएँ, वहाँ पे रहें, उनकी इज़्ज़त एहतराम करें। अपने मुल्क में देखें, अपने मुसलमान मुल्कों में देखें, पुलिस भी पकड़ ले किस तरह तशद्दुद करती है, किस तरह वो जानवरों की तरह मारते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको कोई कुछ नहीं कहता। अगर आप जुर्म भी करते हैं फिर भी इज़्ज़त के साथ आपको अदालत में पेश करते हैं। तो प्रॉब्लम यही है, वो जिस तरह कहते हैं कुत्ते को घी हज़म नहीं होता, कई लोगों के ये मसले बने हुए हैं। आप जब तक इन लोगों का शुक्रिया अदा नहीं करेंगे कि उन्होंने आपको यहाँ पे रहने की इजाज़त दी है, मेरा ख्याल है कि फिर अल्लाह का भी आप शुक्र अदा नहीं करते। मुसलमानों के मतलब मैंने जिस तरह आपको बताया कि जो वहाँ के कवानीन है, वहाँ भी आप किसी लड़की को इस तरह जिस तरह स्विमिंग पूल पे यहाँ पे वाक़यात सऊदी अरब में करें हैं कोई ऐसी हरकत, स्विमिंग पूल के बाहर भी करें, फिर आपके साथ क्या सलूक होता है आपको भी पता है। यहाँ पे तो बेड, ब्रेकफास्ट, हर चीज़ जेल में भी मिलती है। वहाँ तो इस्लामी किसी मुल्क में भी बेड नहीं आपको मिल सकता, नीचे सुलाते हैं, जानवरों की तरह रखा होता है, खाना जानवरों की तरह देते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारी बदकिस्मती है, ये समझ लें। तो अब ये जनाब आज जो प्रोग्राम था, इस पर आप देखेंगे कि यूरोपीय यूनियन जो कदम उठाएगी उसका मुतबादल क्या ढूंढते हैं, इसी पे लगे होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ ताकि और भी प्रोग्राम देखते रहें। सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। पिछले दिनों जर्मनी में एक रैली निकाली गई, जिसमें आपने देखा होगा जो लोग फ्रैंकफर्ट की तरफ रहते हैं, बहुत बड़ी रैली निकाली और एहतजाजन ये उन्होंने कहा कि यहाँ पे उबर, जी हाँ, उबर ने कब्ज़ा कर लिया और बहुत कम प्राइस में ये जो उबर वाले हैं वो काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से जितने भी यहाँ के टैक्सी ड्राइवर थे उनके लिए मुश्किल है कि वो अपने खर्चात पूरे नहीं कर पाते। खर्चे बहुत ज़्यादा हैं, ज़ाहिर है, गाड़ी है, उसके कोई देखभाल पे भी पैसे लगने हैं, फिर इंश्योरेंस, फिर टैक्स, ये वो काफ़ी कुछ है। तो ये जो उबर है, इसकी वजह से टैक्सी का बिज़नेस जो है वो मुतासर हुआ। और ये भी आपको मैं बता दूं कि जो उबर ड्राइवर हैं उनके लिए एक और चीज़ जो सामने आई है कि पता नहीं कितने मिलियन का उनकी वजह से नुकसान हो रहा है, जो फ्रैंकफर्ट के इलाके में है। ये इनका कहना था। ये जर्मनी में एहतजाज किया गया, ये मुतालबात थे
कि इनके ऊपर कोई ना कोई ऐसे हालात किए जाएं। हैम्बर्ग है, फ़र्ज़ करें, हैम्बर्ग में भी उबर चलती है, मगर वो काफ़ी सिस्टम के साथ, जिस तरह टैक्सी चलती है इसी तरह उबर जो है वो काम करती है, और यहाँ भी इतना बड़ा इशू नहीं है। हर सिटी का, हर सूबे का अलहदा-अलहदा कवानीन है, जिसकी वजह से आप सबको पता है जो जर्मनी में रहते हैं, वो यहाँ के कवानीन के मुताबिक चलते हैं। और दूसरा ये कि महंगाई बहुत हो गई है, और उबर के जो फ्रैंकफर्ट के इलाके में ड्राइवर हैं, वो जहाँ पे टैक्सी 30 यूरो लेती है, वो कोई 10, 12, 15 यूरो में, मेरा ख़्याल, मुझे सही पता नहीं, लेकिन इतने में छोड़ आती है। इस एहतजाज से गवर्नमेंट को तो मेरा ख़्याल ये मुतासर नहीं कर सके, ना कोई मैंने देखा कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई नोटिस लिया गया हो। लेकिन शायद बार-बार जब ये एहतजाज करेंगे, तो कोई ना कोई गवर्नमेंट जो है वो नोटिस लेगी। देखते हैं क्या होता है। दूसरी जगह देख लें, दूसरे जिस तरह इंग्लैंड है, वहाँ पे उबर का मुकम्मल होल्ड है, और वहाँ पे बोल्ट है या उबर है, वो लोग वहाँ उनके साथ काम करना पसंद करते हैं। लेकिन जर्मनी में इस बात की मुझे भी समझ नहीं आई, इतने सख्त कवानीन होने के बावजूद जो बताया जा रहा है कि उबर के ड्राइवर जो हैं उन्होंने बहुत कम रजिस्ट्रेशन कराई हुई है, और सिटी बाकी जॉब सेंटर से भी पैसे लेते हैं। कई दफ़ा 16 आम टाले यहाँ पे छापे भी मारते हैं, लोगों की पकड़-दकड़ भी होती है, और जो चेक भी करते हैं कि आपकी इनकम कहाँ से है, कहाँ से पैसे आ रहे हैं। ये हालात इस वक़्त जर्मनी में है। एक तो एक प्रॉब्लम, दूसरी ये है कि कई लोग जो मुख्तलिफ़ जगह से मेरी बातचीत हुई, उन्होंने कहा जी पैसे बनते भी नहीं हैं। मैंने वजह पूछी, कहने लगे जी ड्राइवर इतने हो गए हैं, जिसकी वजह से ज़ाहिर है काम जो है, सवारियाँ जो है वो तक़सीम हो जाती हैं, और जो ऊँटर-नेमा है, वो अच्छी-अच्छी सवारियाँ जो होती है खुद ले जाते हैं, और जो बाकी कोई बचा-खुचा माल होता है, वो आम ड्राइवरों में तक़सीम कर देते हैं। मामलात काफ़ी संगीन है। आहिस्ता-आहिस्ता जर्मनी में आप सबके इल्म में है कि दुनिया भी बहुत आ रही है, ऊपर से इन्होंने जो सड़कों का कोई टेस्ट मेस्ट था वो भी ख़त्म कर दिया। जो मर्ज़ी जाके टैक्सी चाइन बनवाए, टैक्सी का लाइसेंस बनवाए, और वो गाड़ी चलानी शुरू कर दी। इतनी बड़ी कोई पूछ-गिछ नहीं है यहाँ। ये इस वक़्त बहुत बड़ा जो प्रॉब्लम बना हुआ है, और इसके ऊपर ड्राइवर जो हैं वो खुश नहीं है। बड़े शहरों में तो कोई मसला नहीं। मैंने इसके बारे में जब हैम्बर्ग के जो लोग टैक्सी चलाते हैं उनसे पूछा, वो कहते हैं इतना बड़ा इशू नहीं है, हमारे तो पैसे बनते हैं, और क्योंकि हैम्बर्ग में दुनिया भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन जो फ्रैंकफर्ट भी ठीक है, लेकिन जो आस-पास छोटे इलाके हैं, वहाँ मेरा ख़्याल है कि ये प्रॉब्लम है कि लोगों के पैसे जो हैं वो कम बन। अब गवर्नमेंट उबर के साथ क्या सलूक करेगी, क्या वहाँ की जो सूबाई गवर्नमेंट है, जेसन वगैरह की, उसने क्या इसके बारे में कोई एक्शन लेना है या नहीं लेना, या ये लोग इसी तरह, ये पहली दफ़ा एहतजाज नहीं हुआ, इससे पहले भी एहतजाज होता रहा। इससे पहले भी ये लोग कहते रहे हैं कि यहाँ पे उबर आ गई है, और पिछले दिनों मैंने ये भी प्रोग्राम किया था कि लोगों की इंक्वायरियाँ भी हो रही हैं, जो उबर ड्राइवर हैं, जो उनकी इनकम है उसके मुताबिक कैसे ये सिस्टम को चला रहे हैं, और ब्लैक काम तो नहीं कर रहे, शवारसारबाइट तो नहीं कर रहे। उस पर बड़ी तादाद में जो सामने आई है कि मिलियन का चूना लगा है गवर्नमेंट को भी, और अभी जैसे-जैसे ये इंक्वायरी आगे बढ़ेगी, फिर पता चलेगा लोगों के लिए क्या-क्या मुश्किलात आती हैं। फर्ज़ी तौर पे तो हम लोग देखते हैं कि इतना बड़ा इशू नहीं है, लेकिन बाद में जब कोई ऐसी मुश्किल आ जाए, तो फिर परेशानी बन जाती। तो आपको सिर्फ़ ये बताना था कि रोज़गार के और भी कई मौके हैं, कई रास्ते हैं, लोग मुख्तलिफ़ तरीक़ों के साथ ऐसे-ऐसे काम ढूँढ लेते हैं, कहीं न कहीं वो फ़िट हो जाती है। जो ड्राइवर तबका है, आजकल जर्मनी में ये बस का जो, अगर किसी के पास टैक्सी का है तो यंग है, फ़िट है, तो वो बस का अगर यहाँ लाइसेंस करे तो वो ज़्यादा पैसे कमा सकता है। अब मुझे मुकम्मल तो नहीं पता, मेरा ख़्याल है कोई 3,500-4 हज़ार ब्रूटो के करीब यहाँ पे इनकम होनी चाहिए जर्मनी में, जो बस ड्राइवर है।
अगर एक जगह पे लाइन सीधी नहीं हो रही, फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट पे बड़ी दुनिया काम कर रही है, टर्मिनल 3 है, अभी वो चलना है, 20,000 लोगों की वहाँ पे ज़रूरत है, तो वहाँ बड़ी दुनिया फिट हो रही है, बड़े पाकिस्तानी वहाँ पे जाके काम उनको मिल जाता है, वो कर रहे हैं। तो जिसने भी काम करना है, मेहनत करनी है, उसको कोई ना कोई लाइन मिल जानी। तो ये जनाब आज का प्रोग्राम था, मैंने कहा आपकी तवज्जो दिलाएं। तो कोशिश करें, अगर एक जगह पे सेटिंग नहीं हो रही, किसी वजह से कोई आपके लिए मुश्किलात हैं, तो अपनी लाइन को चेंज कर लें, हो सकता है किसी दूसरी जगह पे आप बेहतर फिट हो जाएं। मैं कई लोगों को जानता हूँ, मेरे करीबी हैं, वो टैक्सी चलाते थे, कहते पूरा दिन बैठे रहते थे, 40-50 यूरो बनते थे और ज़हनी टेंशन अलहदा। लेकिन फिर हमने सोचा क्यों ना कोई और काम किया जाए, तो कईयों को तो एयरपोर्ट पे काम मिल गया, कई तो बड़ी दूर-दूर से फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट पे काम करने आते हैं, 100-100 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूर से आके वहाँ पे काम करते हैं। फ़ायदा है, ये तो करते हैं। इतने शोबे हैं वहाँ पे मुख्तलिफ, कहीं पे भी आप ट्राई कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जुड़े रहें हमारे साथ ताकि और भी